सादिया आज कमरे से बाहर नहीं निकली थी। उसे 3 दिन से तेज बुखार था और जिस्म टूट रहा था। लेकिन सास सामना बेगम के माथे पर फिक्र की एक लकीर तक नहीं थी। उनके लिए तो बावर्ची खाने में खड़ा होना एक सजा की मानद था। दाल चूल्हे पर चढ़ी थी। आमना बेगम का एक हाथ कमर पर था और दूसरा फोन पर। हाँ मोहसिन बेटा बोलो। अरे तुम्हारी आवाज़ इतनी दबी दबी क्यों लग रही है? किसी ने कुछ कहा है क्या? आमना बेगम के लहजे में शहद घुला हुआ था। वही शहद जो उन्होंने अपने हकीकी बेटे शाहिद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया था। फोन की दूसरी तरफ उनका दामाद मौसम था। मौसम जो शहर का बड़ा ताजिर बनने का ढोंग करता था, लेकिन हकीकत में वो एक पेशावर चापलूस था। क्या बताऊं अम्मी जान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने जिस माल के लिए ऑर्डर दिया था उसका पार्टनर आखिरी वक्त पर पीछे हट गया। अगर आज शाम तक 4 लाख रुपए का इंतजाम ना हुआ तो मेरा सारा पिछला सरमाया डूब जाएगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अम्मी जान सड़क पर आ जाऊंगा। मौसम की आवाज़ में मसनूई रोना साफ झलक रहा था। आमना बेगम का हाथ कांप गया, मगर डर से नहीं बल्कि ममता के अजाफे से। अरे चुप कर बेटा, ऐसे मनहूस अल्फाज मुंह से नहीं निकालते। तुम तो मेरे शेर बेटे हो, पैसे की क्या बात है? जब तक तुम्हारी ये सास माँ जिंदा है, तुम्हें सड़क पर कोई नहीं ला सकता। तभी सादिया दीवार का सहारा लेती हुई बावर्ची खाने की चौखट पर आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें सुर्ख थीं और चेहरा जरद था। उसने आमना बेगम की बातें सुन ली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अम्मी जान, पिछले महीने ही तो आपने अब्बा जान की बचत में से 5 लाख निकालकर मौसम भाई को दिए थे। अभी घर की मरम्मत बाकी है, बच्चों के स्कूल का इंदराज होना है। इतना पैसा हर महीने कहाँ से आएगा? ये सुनते ही आमना बेगम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फोन को एक तरफ रखा और गरज कर बोली, बस बहू, आज तो बोल दिया। आगे से अपनी जुबान मत खोलना। ये पैसे मेरे शौहर ने अपनी मेहनत से जोड़े थे। मैं अपने दामाद को दे रही हूँ, तुझे क्या तकलीफ है? तेरा दामाद तरक्की कर रहा है तो तुझे जलन हो रही है। सादिया की आंखों में आंसू भर आए। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर आमना बेगम का रुदर रूप देखकर खामोश रह गई। उसे याद आया कि उसके ससुर ने जाते वक्त आमना बेगम के नाम पर जो बैंक बैलेंस छोड़ा था, वो पूरा अब धीरे धीरे मौसम भाई के कारोबार की नज़र हो रहा था। आमना बेगम के शौहर मरहूम रहीम बख्श बहुत मेहनती थे। उन्होंने पाई पाई जोड़कर बैंक में कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट करवाए थे। मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी बीवी अपने बेटे से ज्यादा अपनी बेटी और दामाद पर फिदा हो जाएगी। बेटी मरियम और दामाद मौसम ने आमना बेगम की इस कमजोरी को पहचान लिया था। उन्हें मालूम था कि अम्मी जान को ताजा दामाद का टैग बहुत पसंद है। इसलिए मौसम हर दूसरे महीने एक नई बिजनेस स्कीम ले आता और आमना बेगम के जज्बात से खेलकर पैसे हथिया लेता। और बेटा शाहिद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। वो पागलों की तरह काम करता ताकि अपनी बीवी, बच्चों और माँ को एक अच्छी जिंदगी दे सके। उसी शाम जब शाहिद दफ्तर से घर लौटा तो माहौल भारी था। आमना बेगम ने सोफे पर बैठते हुए हुक्म दिया, शाहिद, हाथ मुंह धोकर चल दिया, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। तो शाहिद थका हुआ था। उसने कहा, हाँ अम्मी बोलें, क्या बात है? अरे बात क्या है, कल सुबह बैंक जाना है। वो जो 4 लाख वाली एफडी है उसे तुड़वानी है। लेकिन क्यों अम्मी? क्योंकि दामाद साहब मुसीबत में हैं, माल फंसा हुआ है। आमना बेगम ने ऐसे कहा जैसे वो किसी मामूली चीज की बात कर रही हो। शाहिद के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। अम्मी, वो एफडी तो अब्बा जान ने अपनी पोती की शादी और पोते की तालीम के लिए रखी थी। अभी उसे कैसे तोड़ सकते हैं? और मौसम भाई का कारोबार है या कोई कुआं? उसमें जितना भी डालो सब गायब हो जाता है। आमना बेगम की आंखें सुर्ख हो गईं। तो अब तू मुझे सिखाएगा कि पैसे कहाँ खर्च करने हैं? क्या तेरा बहनोई पराया है? अगर आज उसकी मदद नहीं करेंगे तो कल हम उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। और रही बात बच्चों की, तो तू कमा तो रहा है ना? अपनी कमाई से पढ़ा अपने बच्चों को। ये पैसा तो मैं दामाद साहब को ही दूंगी। शायद ने देखा कि उसकी मां के चेहरे पर ममता नहीं बल्कि एक जिद थी। एक ऐसी जिद जो पूरे खानदान को निगलने वाली थी। एक हफ्ता गुजर गया। पैसा मौसम तक पहुंच चुके थे। अब घर में मौसम और मरियम का आना जाना और भी बढ़ गया। जब भी वो आते तो आमना बेगम के चेहरे पर 5,000 वाट की मुस्कुराहट आ जाती। अरे दामाद साहब, आप तो बहुत कमजोर हो गए हैं। सारा दिन बस काम। और मरियम बेटी, तो इनका ख्याल नहीं रखती क्या? आमना बेगम अपने दामाद साहब को बादाम वाला दूध पिलाते हुए कह रही थी। तभी मरियम ने मौका देखकर चौका मारा। क्या करूं अम्मी, ये तो बस कारोबार को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। मगर जिस दफ्तर में ये बैठते हैं उसका किराया इतना बढ़ गया है कि सारा मुनाफा उसी में चला जाता है। मौसम तो कह रहे थे कि अगर अपना कोई बड़ा स्पेस होता तो बात ही कुछ और होती। तभी मौसम ने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ अम्मी जान,
مگر شہر میں زمین اور دکان کی قیمتیں تو آپ جانتی ہی ہیں، کروڑوں کی بات ہے۔ بس اسی ٹینشن میں رات بھر نیند نہیں آتی۔ آمنہ بیگم نے کچھ دیر سوچا۔ ان کی نظر لانگ روم کی دیواروں پر گئی۔ داماد صاحب ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ یہ گھر کافی بڑا ہے، ویسے بھی اب بیٹا اور بیٹی کا برابر حق ہے۔ مریم اس گھر کی آدھی مالکن ہے، تو کیوں نہ ہم اس گھر کو بیچ دیتے ہیں، ایک چھوٹا فلیٹ لے لیں گے اور باقی کے پیسوں سے آپ اپنا شاندار آفس کھول لینا۔ آخر ترقی تو گھر کی ہی ہوگی نا۔ یہ سن کر باورچی خانے میں کھڑی سعدیہ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ یہ صرف ایک گھر بیچنے کی بات نہیں تھی، یہ ان کے وجود کو مٹانے کی سازش تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ امی جان آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابا جان کے پیسے تو آپ نے محسن بھائی کو دے ہی دیے، اب کیا آپ ہمیں بے گھر کر دیں گی؟ زبان سنبھال کر بول بہو، اگر میں کہہ رہی ہوں کہ گھر بکے گا تو بکے گا ہی، میرے بیٹے کا گھر ہے، میں جیسے چاہے ویسے کروں، تو کون ہوتی ہے بیچ میں بولنے والی؟ شاہد تو دروازے پر کھڑا سب سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس دن پہلی بار اپنی ماں کے لیے ممتا کی جگہ ایک گہری مایوسی تھی، لیکن پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آمنہ بیگم کے لیے گھر بیچنا صرف ایک لین دین تھا جس سے ان کے لال داماد کا رتبہ بڑھ جاتا۔ امی جان اگر یہ گھر صحیح دام پر بک گیا نا تو شہر کے پوش علاقے میں ہم ایک بڑا شو روم کھولیں گے، اوپر آپ رہنا، نیچے میرا آفس ہوگا۔ شاہد اور سعدیہ کو بھی چھوٹا فلیٹ دلا دیں گے، آخر وہ بھی تو اپنا ہی خون ہے۔ محسن نے چائے کے گونٹ لیتے ہوئے بڑی چلاکی سے پانسا پھینکا تو آمنہ بیگم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، شاہد تو سیدھا سادہ ہے مگر یہ بہو، اس کو دبانا بہت ضروری ہے۔ کل ہی میں پراپرٹی ڈیلر حسن صاحب کو فون کرتی ہوں۔ دوسری طرف شاہد اور سعدیہ کے کمرے میں خاموشی اتنی گہری تھی کہ گھڑی کی ٹک ٹک بھی ہتھوڑے کی طرح کان میں بچ رہی تھی۔ شاہد کھڑکی کے باہر اندھیرے کو تاک رہا تھا۔ شاہد کیا ہم سچ میں سڑک پر آ جائیں گے؟ سعدیہ نے روتے ہوئے پوچھا۔ آج امی جان نے جو کہا اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اس گھر میں ہماری کوئی جگہ بچی ہے۔ انہوں نے ابا جان کی ساری جمع پونجی لوٹا دی ہے، اب ہمارا گھر بھی چھین رہی ہیں۔ تبھی شاہد پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نمی نہیں تھی جو ہارنے والے کی ہوتی ہے، بلکہ وہاں ایک پتھر جیسی مضبوطی تھی۔ اس نے سعدیہ کے پاس آ کر کہا، سعدیہ، امی نے آج صرف گھر بیچنے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے میرا وجود بیچنے کی بات کی ہے۔ بس تو میرا ساتھ دینا، اب خاموش رہنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اسی رات اپنے ایک پرانے دوست جو وکیل تھا اسے فون لگایا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ ممتا جب اندھی ہو جائے تو انصاف کا راستہ خود بنانا پڑتا ہے۔ اگلے دن صبح سویرے جب شاہد آفس کے لیے نکل رہا تھا تبھی دروازے کی گھنٹی بجی۔ باہر حسن صاحب پراپرٹی ڈیلر کھڑے تھے، ساتھ میں محسن بھی تھا۔ ارے حسن صاحب آئیے آئیے، دیکھیے یہی ہے وہ شاندار محل، 400 گز کا پلاٹ ہے، ماربل فینیشنگ ہے، پارٹی کو کہیے 1.5 کروڑ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ محسن ایسی بات کر رہا تھا جیسے گھر کا مالک وہی ہو۔ شاہد وہیں ٹھٹک گیا۔ بھائی جان یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبھی محسن نے مسکراتے ہوئے شاہد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے صالح صاحب، تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ امی جان نے ہی بلایا ہے، گھر کا معائنہ کروا رہے ہیں، آخر صحیح قیمت تبھی ملے گی جب کوئی دیکھے گا۔ تبھی آمنہ بیگم اندر سے ہاتھ میں تسبیح لیے باہر نکلی، جیسے کوئی نیک کام ہونے والا ہو۔ شاہد تم دفتر جا، یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، تم اس میں مت پڑ، میں خود دیکھ لوں گی۔ حسن صاحب آئیے اندر چلیے۔ شاہد نے سعدیہ کی طرف دیکھا تو سعدیہ کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ شاہد نے گہری سانس لی اور بغیر کچھ بولے باہر نکل گیا، لیکن وہ دفتر نہیں گیا، وہ سیدھا سب رجسٹرار آفس پہنچا۔ ادھر گھر کے اندر آمنہ بیگم حسن صاحب کو ایک ایک کمرہ دکھا رہی تھی۔ یہ دیکھیے جی، یہ بڑے والا کمرہ میرا ہے اور یہ بازو والا بیٹے اور بہو کا۔ تبھی حسن صاحب نے چشمہ درست کرتے ہوئے پوچھا، آمنہ بیگم، کاغذ کس کے نام پر ہیں؟ اگر آپ کے شوہر کے نام پر ہیں تو بچوں کے دستخط لگیں گے۔ آمنہ بیگم تھوڑا ہچکچائیں۔ ارے یہ گھر تو میرے بیٹے شاہد نے اپنے نام پر لیا تھا، مگر ماں تو میں ہی ہوں نا، میرے کہنے پر وہ دستخط کر دے گا۔ تبھی محسن نے بیچ میں ہی ٹوکتے ہوئے کہا، بالکل کر دے گا حسن صاحب، آپ بس پارٹی لے آئیے، 1.5 کروڑ سے کم کی بات مت کرنا۔ سعدیہ باورچی خانے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اگلے کچھ دنوں تک گھر میں اجنبیوں کا آنا جانا لگا رہا، کبھی کوئی پینٹ دیکھنے آتا تو کبھی کوئی چھت کی ڈھلان۔ آمنہ بیگم ہر گاہک کی خاطرداری ایسے کرتی جیسے وہ ان کے داماد کے خدا ہوں۔ ایک شام محسن اور مریم آمنہ بیگم کے پاس بیٹھے تھے۔ امی جان، 5 لاکھ کی فوری ضرورت ہے، وہ جو پچھلا مال رکا تھا نا، اسے چھڑانے کے لیے پلنٹی بھرنی پڑے گی، ورنہ گھر بکنے تک تو دیر ہو جائے گی۔ محسن نے اپنا ماتھا پکڑ کر ڈرامہ شروع کیا تو آمنہ بیگم پریشان ہو گئی۔
बेटा, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं बची। बैंक में जो कुछ भी था वो पिछले महीने मैंने तुम्हें दे दिया। अब तो बस इस घर की उम्मीद है। तभी मरियम चिढ़कर बोली, तो भाई से मांगो ना अम्मी। वो हर महीने इतनी तनख्वाह लाता है, कहाँ छुपाता है आकर। वो आपका बेटा है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? उसी रात आमना बेगम ने शाहिद से कहा, शाहिद, तेरे बहनोई को 5 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है। तो अपनी बचत में से दे दे। घर बिकते ही मैं तुझे सूद समेत वापस करवाऊंगी। शाहिद ने शान से रोटी का टुकड़ा तोड़ा और बोला, अम्मी, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही आमना बेगम ने थाली पटक दी। झूठ बोलता है, अपनी माँ से झूठ बोलता है। इस बहू ने तेरे कान भर दिए हैं। तुझे अपनी बहनोई की बर्बादी नजर नहीं आ रही क्या? अगर पैसे नहीं दिए तो याद रखना, मेरा मरा हुआ मुंह दिखेगा। तभी सादिया बीच में ही बोल पड़ी, अम्मी जान, मरने की बात क्यों कर रही हैं? शायद दिन रात कमाता है तब जाकर घर खर्च चलता है। भाईजान का कारोबार क्या है, ये तो आज तक किसी को समझ नहीं आया। बस पैसे मांगने जानते हैं। चुप कर। आमना बेगम चिल्लाई, कल के कल पैसे चाहिए, वरना इस घर में ताला लग जाएगा। शाहिद उठा और बगैर खाना खाए अपने कमरे में चला गया। उसने अलमारी से एक फाइल निकाली और उसे गौर से देखने लगा। इस फाइल में वो राज छुपा था जो जल्द ही आमना बेगम के होश उड़ाने वाला था। 2 हफ्ते बाद हसन साहब प्रॉपर्टी डीलर एक बड़ी पार्टी लेकर आए। पार्टी ने घर पसंद कर लिया था और 1 करोड़ 20 लाख की डील भी पक्की हो गई थी। आमना बेगम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगा कि वो अपनी बेटी दामाद को अमीर देख पाएंगे। दामाद साहब मुबारक हो, डील पक्की हो गई है। टोकन मनी कल मिल जाएगी। आमना बेगम ने फ़ोन पर अपने दामाद मोहसिन को खुशखबरी सुनाई। मोहसिन की आवाज़ में लालच साफ झलक रहा था। बहुत अच्छा अम्मी जान, बस जल्दी से शाहिद से दस्तखत करवा लीजिए। मैंने एक नया शोरूम देख लिया है, एडवांस देना है। अगले दिन सुबह आमना बेगम ने शाहिद को बुलाया। मरियम और मोहसिन भी वहाँ मौजूद थे। उनके चेहरों पर जीत की मुस्कुराहट थी। शाहिद, ये देख, ये कागज़ हैं। घर 1 करोड़ 20 लाख में बिक रहा है। तुम बस यहाँ दस्तखत कर दे। मैंने फैसला कर लिया है कि 50 लाख दामाद साहब के कारोबार में लगेंगे, 40 लाख मरियम के नाम पर होंगे और बाकी के पैसों से हम एक छोटा सा फ्लैट लेंगे जिसमें मैं और तुम साथ रहेंगे। आमना बेगम ने अख्तियार से कहा, मगर शाहिद ने कागज़ को हाथ तक नहीं लगाया। उसने अपनी जेब से एक दूसरा लिफाफा निकाला। अम्मी, दस्तखत करने की ज़रूरत नहीं है। शाहिद की आवाज़ बहुत शांत थी। क्यों? क्या तू अपनी माँ की बात टालेगा? आमना बेगम ने आंखें दिखाईं तो शाहिद ने लिफाफा खोला और एक कानूनी नोटिस मेज़ पर रख दिया। क्योंकि यह घर पहले ही मैं बेच चुका हूँ और उसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। हाल में खामोशी छा गई। मौसम के हाथ से फ़ोन गिर गया। आमना बेगम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। क्या बकवास कर रहा है तू? मरियम चीख पड़ी। भाई, अपनी माँ को बताए बगैर घर कैसे बेच दिया और पैसे कहाँ हैं? शाहिद ने कुर्सी खींची और बैठ गया। पैसे वहाँ हैं जहाँ होने चाहिए थे। कहते हुए शाहिद ने अपनी माँ की तरफ देखा और बोला, अम्मी, अब्बा जान ने जो पैसे छोड़े थे वो पूरे पैसे आपने अपनी बेटी और दामाद पर लौटा दिए। और जब आपने मेरे बच्चों का घर छीनने की कोशिश की तो फिर मैंने भी वही किया जो एक बाप को करना चाहिए। आमना बेगम के हाथ कांपने लगे। शायद तूने अपनी माँ को धोखा दिया है। तूने घर बेच दिया और मुझे बताया तक नहीं। तभी सादिया कमरे से बाहर आई। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। धोखा हमने नहीं अम्मी जान, धोखा तो आपने दिया है अपने उस बेटे को जिसने कभी आपके खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं बोला, और इस बहू को जिसे आपने हमेशा नौकरानी समझा। हमने घर बेचा है क्योंकि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल बचाना था। मरियम मौसन की तरफ देखने लगी। मौसन ने आव देखा ना ताओ और शाहिद पर चिल्लाने लगा, तू ऐसा कैसे कर सकता है? इसमें मेरा हिस्सा था, मेरी कंपनी डूब रही है। तू समझता क्यों नहीं? तभी शाहिद खड़ा हुआ और मौसन के करीब आकर बोला, हिस्सा किस बात का हिस्सा? क्या तूने इस घर में एक भी ईंट लगाई है? और कंपनी कौन सी कंपनी? मैंने पता लगवाया है भाईजान, तुम्हारी कोई कंपनी नहीं है। तुम जुआ खेलते हो। सट्टेबाजी में तुमने मेरे अब्बा जान के सारे पैसे उड़ा दिए और मेरी माँ को बेवकूफ़ बनाकर तुम इस घर के पैसे भी उड़ाना चाहते थे। आमना बेगम का सर घूमने लगा। क्या बोल रहा है शाहिद? दामाद साहब, ये क्या कह रहा है? तुम तो कारोबार करते हो ना? आमना बेगम ने जोर जोर से कहा तो मौसम ने अपनी असलियत दिखाते हुए आमना बेगम को झटक दिया। धत तेरे की बूढ़ी, अब ड्रामा बंद कर। अगर पैसे नहीं हैं तो तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। मरियम, चलो यहाँ से, यहाँ अब कुछ नहीं मिलने वाला। मरियम भी अपनी माँ की तरफ देखे बगैर मुड़ गई। आमना बेगम पत्थर की मूर्ति बन गई। उनकी अपनी बेटी जिसके लिए उन्होंने अपने बेटे का घर उजाड़ दिया, आज उन्हें बूढ़ी कहकर पीठ दिखाकर जा रही थी। शायद बेटा मुझे माफ़ कर दे। आमना बेगम रोने लगी।
मैं भटक गई थी। मुझे लगा दामाद साहब मेरा सहारा बनेंगे और बेटी मेरा ख्याल रखेगी। मगर आज शाहिद ने अपनी माँ के आंसू नहीं पूछे। उसके दिल में जख्म बहुत गहरे थे। अम्मी, माफ़ी बहुत छोटी चीज़ है। आपने तो मेरा भरोसा ही ख़त्म कर दिया। आप कहती थी ना कि बेटा बेटी बराबर होते हैं। तो आप जाइए अपनी बेटी के पास, रहिए उसके पास। मैंने अपनी और सादिया के लिए एक छोटा सा मकान ले लिया है। वहाँ हम अपने बच्चों के साथ आराम से रहेंगे। आप दामाद साहब के पास जाइए, शायद वो आपकी खिदमत करें। इतना कहकर शाहिद अपनी बीवी और बच्चों को लेकर बाहर जाने लगा तो आमना बेगम की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। उन्होंने दौड़कर बगैर कुछ कहे शाहिद के कदमों में सर रख दिया। बेटा, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं जानती हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, मगर बेटा मुझे ऐसे सड़क पर मत छोड़। मैं कहाँ जाऊँगी? तभी अपनी माँ को ऐसे देखकर शाहिद की भी आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ को उठाया और कहा, अम्मी, आपने तो मुझे बहुत धोखा दिया था, लेकिन मैं आपको ऐसे सड़क पर नहीं छोड़ सकता। चलिए मेरे साथ। उस दिन के बाद आमना बेगम ने अपनी बाकी ज़िंदगी बेटे और बहू का भरोसा दोबारा जीतने में लगा दी। दोस्तों, बेटी दामाद से मोहब्बत करना गलत नहीं है, लेकिन अपने बेटे बहू के साथ नाइंसाफ़ी करना हमेशा तबाही का सबब बनता है। तो दोस्तों, शाहिद ने अपनी माँ को माफ़ करके सही किया या गलत? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।